बच्चों कैसे हैं? पक्का? तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिविक्स का ये टॉपिक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ऐसा खास पार्ट जो इसको दुनिया का सबसे बेस्ट पार्ट बनाता है, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। तीन चीजें हैं। पहला, सिंगल सिटीजनशिप। भारत के अंदर आप रेसिडेंस यानी निवासी हो सकते हैं दो जगह के, पर नागरिक सिर्फ और सिर्फ भारत के होंगे। You won't be able to take the dual citizenship in India under the Constitution of India, except it was till Article 370 for Constitution of India has given a privilege to Jammu and Kashmir, जो अब नहीं है। क्लियर? डुअल सिटीजनशिप उनके पास थी, डुअल कॉन्स्टिट्यूशन था, बट अब कहीं नहीं है। अक्रॉस द इंडिया 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज द सिंगल सिटीजनशिप इज इनेक्टेड। दूसरा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट मींस राइट टू वोट, राइट टू वोट टू एवरी इंडिविजुअल जो 18 साल के ऊपर हो चुका है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए हम सब लड़ते हैं, फंडामेंटल। और फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक। चले, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सिंगल सिटीजनशिप को दिया है टू द पीपल ऑफ कंट्री, ऑल द पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट टेरिटरीज इन विच दे आर रिसाइड आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली द कंट्री। अब यहां लिखा है हमने, दिस इज अनलाइक यूएसए, जहां पर सिटीजन यूएसए का भी नागरिक होता है और जिस राज्य में रहता है वहां का भी नागरिक होता है, पर भारत में ऐसा। क्लियर है? Single citizenship only acknowledge the identity of individual as a native of his country. Single citizenship एक तरीके का योगदान कह लो, हथियार कह लो, प्राचीन तरीके से पहचान कह लो, जिसके द्वारा आप कहीं के नेटिव माने जाते हैं। समझ रहे हैं ना? किसी भी देश में the domicile state does not provide citizenship to any Indian. The aim is to inspire a growing sense of unity and देशभक्ति की भावना। मेन मोटिव यही है, यूनाइटेड रखना। और दूसरा कि आपके अंदर राज्य से ज्यादा किसके प्रति भावना डेवलप करना है? देश के प्रति। क्लियर है सभी लोगों को यह बात? क्लियर है? वेरी गुड। ओके, अगला है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या है ये? इसको हम सफ्रेज, राइट टू वोट के नाम से भी जानते हैं, है ना? कॉमन मैन के क्या करता है ये? राइट टू वोट देता है सभी वयस्क को, एडल्ट सिटीजन को, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, सोशल स्टेटस, वेल्थ, पॉलिटिकल स्टैंड और सच क्राइटेरिया, फ्यू एक्सेप्शंस। कैसे भी फ्यू एक्सेप्शन जो मैं आपको बता देता हूं। बाकी किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति को, करोड़पति का बेटा हो या रिक्शे वाले का हो, भैया हर किसी को वोट का समान अधिकार मिलेगा। क्लियर है? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है जैसे कोई व्यक्ति पागल है तो उसको ना तो सिटीजनशिप दी जाएगी ना वोटिंग दिया जाएगा। अगर है भी तो मान लो आज है और कल मैं पागल हो जाऊं तो मेरी सिटीजनशिप और मेरा वोटिंग नहीं। खुश हो रहे हो क्या? नहीं होऊंगा मैं बता रहा हूं ऐसा। ठीक है? तो वो छीन लिया जाएगा। ठीक है? तब तक के लिए जब तक मैं नॉर्मल ना आ जाऊं, क्योंकि मैं नुकसान कर सकता हूं। सिटीजनशिप होने से बहुत फायदा मिलता है आपको। अगर आप सिटीजन नहीं है, किसी भी तरीके का राइट जो आगे बात करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी तरीके का राइट नहीं मिलता। आप पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। आप ये जो जितना आगे हम लोग बात करेंगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको लगता है ना क्या फायदा है? फायदा भी पता लगेगा आगे की स्लाइड्स में। तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, एंटी नेशनल किसी भी एक्टिविटीज में वो व्यक्ति पाया जाता है तो उसका ये, ठीक है, प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ होना चाहिए, खाली ब्लेम लगने से नहीं। दूसरा, तीसरा क्या है? फ्यू एक्सेप्शन। पहला मैंने क्या बोला? पहला क्या बोला आपको? वो पागल हो गया हो व्यक्ति, है ना? आउट ऑफ माइंड हो, साइको, ऐसा कुछ हो गया हो। दूसरा, एंटी नेशनल एक्टिविटीज। तीसरा क्या है? उसने अपनी स्वेच्छा से दुनिया के किसी और देश की नागरिकता ले ली हो। तो अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली है तो हमारे देश के अंदर की नागरिकता आपकी ऑटोमेटिक। क्लियर है? और दुनिया में अब भारत वो ऐसा देश हो चुका है जहां पर लोगों को आना तो अलाउड है पर नागरिकता नहीं मिल रही। दुनिया भारत के कुछ खास देशों में हो चुका है जहां 10-10 साल से लोग रह रहे हैं। रूल्स तो है कि 8-10 साल एक जगह रहने के बाद सिटीजनशिप क्लेम कर सकते हैं, पर
सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, नहीं देता। ऑलरेडी 140 करोड़ हो चुके, कितना नागरिकता दोगे, है ना। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज इक्वल, अ डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड, ये तो बहुत फेमस है, अब्राहम लिंकन का दिया हुआ डेफिनेशन है। दिस कुड वर्क ओनली इफ एवरी सिटीजन इज फ्री एंड एबल टू चूज द गवर्नमेंट दे वांट। दिस कुड बी अचीव ओनली इफ एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू वोट विच इज गारंटेड बाई, क्लियर है भाई। दुनिया के तमाम चंद देशों में हम हैं और दुनिया का पहला देश है, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें अधिकार है हमें। और अधिकार यदि नहीं मिलता है समानता का, कब? जब हमें वोटिंग राइट नहीं रहेगी। क्योंकि सबसे पहली बात जो हमारे समानता और हमारे अधिकारों को, हमारी इक्वालिटी और हमारे राइट्स को सिक्योर करता है, वो क्या होता है? वोट। क्योंकि जब हम अपने द्वारा सरकार ही अच्छी नहीं चुनेंगे, सिस्टम ही गलत होगा, सिलेक्शन ही गलत होगा, तो रिजल्ट अच्छा कहां होगा, है ना। हमें मालूम है हम जहां से उतर रहे हैं, यहां नीचे खाई और हम जा रहे हैं, ऑल्दो मुझे तैरना नहीं आता, मुझे उड़ना नहीं आता, तो मैं गिरूंगा, मेरी लाइफ खतरे में आएगी। ये मेरा सिलेक्शन था, तो इसका रिजल्ट भी मुझे भुगतना पड़ेगा। तो देश का गवर्नमेंट जो होता है, जो भी चुनाव चल रहा है, सभी लोगों को समझना चाहिए, बजाय इसके कि कौन जाति का है, कौन किसका है, किस धर्म का है, किसके पड़ोस का है, उसको भूलकर कौन काम का है उसको चुनना चाहिए। हमारा देश रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक है, तो बजाय इसके कि पीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा, बजाय इसके हमें यह चुनना चाहिए कि हमारे यहां का अच्छा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, जो हमें डेवलपमेंट देगा। चले आगे। हमें अगला कहा जा रहा है कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में बातें करनी है हमें। अब देखोगे तो भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ही चीज के ऊपर डील किया है। किसके ऊपर? दीज आर राइट टू, सुना है ना आपने इसके बारे में, इंक्लूडिंग इक्वालिटी बिफोर द लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार में समानता, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो किसी आधार पर हो, जाति, लिंग, है ना, जाति, लिंग, भेद, कलर, धर्म, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए, और इक्वालिटी बिफोर द लॉ होनी चाहिए। किसी भी के लिए अगर कोई कानून बना है, तो वो कानून अगर आपके लिए सजा दे रहा है, तो दूसरे के लिए भी सजा होनी चाहिए। ये नहीं कि XYZ कम्युनिटी के लिए वो है। मैं क्लियर? ये वो चीजें हैं कॉमन जो हमने प्रीवियस क्लासेस में ग्लिम्स में देखा। तो मैंने कोशिश की कि क्यों ना आपको, जब हम 10th में पढ़ रहे हैं, तो 10th लेवल की कुछ चीजें दे दें। आगे की स्लाइड पे आपको लगेगा कि 10th के लेवल का है। तो 6 फंडामेंटल राइट्स जो 7-8 क्लासेस में हमने पढ़ा, वो अब यहां पर देखिए। राइट टू इक्वालिटी की बात आर्टिकल कहां से कहां तक है ना, कुछ 10th लेवल की बात। राइट टू फ्रीडम की बात आर्टिकल, देखो पहला क्या होगा, आपको समान बनाया जाएगा, एक समान, इक्वल मिलेगा, बेटा नोट से ले लीजिएगा ना। दूसरा राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम यानी आजादी। जैसे ही आपको समानता होगी तो आपको आजादी होनी चाहिए, पर कैसी वो भी बताऊंगा आगे। और जैसे ही आपको फ्रीडम मिलेगा तो आपको एक्सप्लॉइट कोई ना करे या आप एक्सप्लॉइट ना करें। देखो बहुत ध्यान से समझोगे तो याद हो जाएगा। 14 से स्टार्ट कर लो, 14 से 18 इक्वालिटी मिल गई, और 19 से 22 में आजादी मिल गई। अब उस आजादी का गलत इस्तेमाल आप ना करो ना कोई और करे, ये हो जाएगा कहां से? 23 से 24 तक। क्लियर है? अगला फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपका 25 से 28 तक, 25 से 28 तक कि आपको आपके धर्म की आजादी है। किस आधार पर? ऐसा नहीं कि किसी के साथ मेरे धर्म की आजादी बस तुम्हारे धर्म को डिस्टर्ब करने लगे, ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 एंड 30, और 31 मैंने यहां नहीं लिखा है, इसी सरप्राइज लास्ट में बताऊंगा कि 31 क्यों नहीं है। ऐसा मत सोचना कि सर इसमें 31 तो छूट रहा है। आप लोग भी देख रहे हो तो लग रहा होगा ना 29, 30 है, 32 है, 31 कहां गया? देखे नहीं थे? देखे होते तो ध्यान देते कि 25 से 28, 29, 30 और फिर 32, 31 कहां गया? नहीं होता। क्यों नहीं होता बताइए? हाँ, वो नहीं मालूम, चलिए आज बताएंगे, ठीक है? पक्का? चलिए, वाई राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट इनटू द फंडामेंटल राइट, ये पहला क्वेश्चन होता है कि सब तो दिया गया, प्रॉपर्टी का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? देखो फंडामेंटल राइट के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको राइट टू प्रॉपर्टी को नहीं रखा।
क्यों? द राइट वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट समझते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस करना होता है तो उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। तो 44वीं बार जो संशोधन किया गया उसको हम लोगों ने राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया, ठीक है? क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो आपके अधिकार की वजह से आप न सड़क बनने दोगे, न फ्लाईओवर बनने दोगे, न इंडस्ट्रीज आने दोगे, न डेवलपमेंट कोई काम होने दोगे, गवर्नमेंट को बार बार रोकोगे। भाई हमारे पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया है ना? टुवर्ड द अटेनिंग द गोल ऑफ सोशलिज्म रिगार्डिंग वेल्थ प्रॉपर्टी इक्वलिटी अमंग द पीपल। ये थोड़ा सा सोशलिज्म वाली थॉट है, पर नेशनल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रख के ये चीज किया गया था। क्लियर है? दूसरी चीज एक और सोशलिज्म वाले पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे है। किन्हीं व्यक्तियों के पास 100 बीघा जमीन था और किन्हीं के पास एक भी नहीं। अब सरकार चाहती थी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन करे, क्योंकि तुम उस 100 बीघे का यूटिलाइज भी नहीं कर रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम्हारे पास 50 घर हो तो तुम 50, चलो 10 घर हो, रह लोगे 10 में? छोड़ो 5 घर हो, रह लोगे पूरी जिंदगी 5 में? क्यों है 5 तुम्हारे पास? फिर ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों है? कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन है कि नहीं है? तो क्यों ना 2 या 3 आपके पास रहे और बाकी 2 ऐसे लोगों को मिले जिनके पास है ही ना। भाई आखिर में तो आप वहां रह नहीं रहे, वो बर्बाद ही हो रहा है, टूट ही रहा है, तो उसमें कोई तो रह ले जो नीचे खुले आसमान में सो रहा है, बीमार हो रहा है, मर रहा है। तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी राइट टू प्रॉपर्टी होते हुए? कर सकती थी क्या? पहुंच जाते सुप्रीम कोर्ट, अरे सरकार को देखो हमारा घर ले रहा है, हमारा जमीन ले रहा है। समझ रहे कि नहीं? आज जो गरीबों को किसानी के लिए, खेती के लिए, मत्स्य पालन के लिए, कुक्कुट पालन मतलब पोल्ट्री फार्म के लिए, ये सब चीज जो मिल पाया है इसके खत्म होने के कारण ही हो पाया। क्लियर है? आगे चले, चलिए। अब हो गया ये 10th लेवल से प्लस का। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। स्टेट का मतलब कोई भी गवर्नमेंट या सरकार या जो भी स्टेक होल्डर है, वहां पर किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को आप मना नहीं कर सकते या इक्वालिटी को प्रोटेक्शन देना है आपको। यह आर्टिकल 14 कहता है। क्लियर है? अगला 15 स्टेट, ये सब इक्वालिटी में आ रहा है सब। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ ग्राउंड। पहला क्या था? इंश्योर करो कि इक्वालिटी मिल रही है, और दूसरा क्या? कहीं भेद तो नहीं किया जा रहा देने के नाम पे, किसी को ज्यादा किसी को कम, है ना? भाई कह तो दिया कि करो, तो तुम देने तो लगोगे, फिर वैसा दोगे, अच्छा हम पंडित जी हैं तो इनको देंगे, इनको नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा। अच्छा ये मेरे पड़ोस का है, मेरे गांव का है, इसको ज्यादा देंगे, इसको नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा। ये काला है, गोरा है तो नहीं देंगे, विकलांग है नहीं देंगे, एक्सेप्शनल रिक्वायरमेंट, तो ऐसा तो नहीं हो रहा। ये 15 में इंश्योर किया गया। क्लियर है? 16 में क्या कहा गया? इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए सभी को, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, अपॉइंटमेंट का हो, ऑफिस में किसी भी तरीके का स्टेट, चाहे वो प्राइवेट हो या, समझ में आया कि नहीं? पहले समानता, और फिर समानता में कैसे कोई भेद न हो, और लास्ट में क्योंकि आपको समानता मिला है तो समानता काम में भी मिलना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? अगला क्या है हमारे पास? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्योंकि जब ये 3 लगाया गया तो देखा गया कि एक बड़ी चीज है डिस्क्रिमिनेशन की, अनटचेबिलिटी, उसको कोई मान ही नहीं रहा है 14-15 के अंतर्गत। मतलब जब बनाया गया तो सोचा गया कि इसको जब अप्लाई किया जाएगा तो ये प्रॉब्लम आएगी, तो 17 अलग से बना दिया गया कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ विल बी इनेक्टेड अगर अनटचेबिलिटी हुई तो। और 18 ने कहा एबॉलिशन ऑफ ऑल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमी। कैसा भी कोई, आप मिलिट्री वगैरह में हैं तो आप टाइटल लगा लीजिए, उसके बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी अपने नाम में लिख के भेज चल सकते हैं, मेजर फलाना सिंह या फलाना पांडे या फलाना शर्मा, फलाना वर्मा, जो भी, जायसवाल, खान, कुछ भी, लेफ्टिनेंट देखते होगे रिटायरमेंट के बाद, है ना? आप ऐसा एकेडमिक और मिलिट्री में कर सकते हैं, डॉक्टर लिख सकते हैं, मिलिट्री के हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री हो गए तो लिखेंगे मुख्यमंत्री फलाना, नहीं चलेगा। डीएम थे, रिटायर होने के बाद डीएम है, नहीं चलेगा। या आप लिख के घूमेंगे मजिस्ट्रेट दास पांडे, नहीं चलेगा। ऑफिस में रहेगा मजिस्ट्रेट लिखा है, आपका नीचे नाम है, उस टाइटल को लेके आप, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कहीं के आप जज हैं तो लिख के घूम रहे हैं आई एम जज फलाना, नहीं, आप टाइटल लेके नहीं घूम सकते। क्लियर है? जिससे कि सामने वाले को इंफीरियरिटी की फीलिंग हो, ऐसा कुछ आप
इसी आर्टिकल के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने गाड़ियों पे जो जाति और वो लिख रहे थे ना, हटाया। लोग, कई लोग कोर्ट तक गए, भाई एक आर्टिकल है, नहीं अलाउड है, क्यों लिख रहे हो? क्योंकि तुम अपने आप को बड़ा कहोगे, हम अपने आप को बड़ा कहने लगेंगे, क्योंकि वो दौर था जब कोई एक किसी को बड़ा कहता था, आज सब अपने आप को बड़ा बड़ा कहने लगेंगे, तो हमारे दोनों समाज के बीच में क्या आएगा? कॉन्फ्लिक्ट्स। और कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल सिक्योरिटी और यूनिटी के लिए सही, क्लियर है? आगे चलें। अगला है आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट। आर्टिकल 19 ने क्या कहा? 6 राइट्स जो हमारे हैं, पहला बोलने की, दूसरा कहीं पे असेंबल होने की, तीसरा किसी, देखो इसको सिस्टम समझना, बोलेंगे तो लोग जुटेंगे, जुटेंगे तो संस्था बनेगी, संस्था बनेगी मूवमेंट करेगी, मूवमेंट करेगी कहीं तो रहेगी, रहेगी कुछ तो करेगी, रटना नहीं पड़ेगा। पहले बोलेंगे, लोग क्या करेंगे? जुटेंगे, जुटेंगे तो वो क्या बनेगा? एक संस्था बनेगा, यानी एसोसिएशन बनेगा। फिर किसी काम के लिए तो मूवमेंट आए हैं, फिर कहीं तो रुकेंगे, कहीं तो ठहरेंगे, कहीं तो रहेंगे, और रहेंगे तो कोई ना कोई तो काम। तो ये काम 6 जो हैं, इसको पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन देना है, शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी को, अब बोलने का अधिकार का मतलब किसी को गाली देने लगो, वो नहीं है, है ना? कहीं जुटने का मतलब किसी के घर में जुट जाओ, सर बोलने का अधिकार दिए, चलो यहां ऑफिस पे ऊपर ऊपर जुटते हैं, मेरे को परमिशन लेना पड़ेगा आपको, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे मेरे घर में कहीं भी जाने की आजादी, तो तुम मेरे बेडरूम में घुस जाओ, सर रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री है, तो कहीं भी नहीं रह सकते, अल्पीकरण है। आपका अधिकार किसी और के लिए कष्ट ना बने, यह याद रखना है आपको, ठीक है? तो आपका अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित है, क्लियर? दूसरा, एसोसिएशन बनाना। तो एसोसिएशन ऐसा मत बना दो ना कि अगल बगल के लिए प्रॉब्लम हो जाए, और तुम ऐसा एक लोगों का दोस्तों का एसोसिएशन बना दो, आस पास के बुजुर्ग रात को बैठे या सुबह पूजा करने बैठे, उसी समय हम गाना बजाएं पार्टी ऑल नाइट, और कहो हमारा ये एसोसिएशन ऑल यूथ जागरण मंच, हम लोग सुबह सुबह भजन की जगह पर गीत बजाएंगे, नहीं चलेगा। आपका कोई भी राइट या फ्रीडम किसी और के पीस और फ्रीडम को नहीं छीनना चाहिए, क्लियर है? फिर इक्वालिटी कहां रह जाएगा बताओ ना? वो तो फेवर हो गया ना, कि तुमको दे रहे हैं उनको नहीं दे रहे। निवास करने का है, कहीं भी निवास, पहले यहां पर जम्मू में नहीं था, अब वहां पर भी अलाउड हो चुका। प्रोफेशन, कोई भी नौकरी चुनने का, जरूरी नहीं है कि मैं अगर एक पृष्ठ का बेटा हूं तो मैं पृष्ठ ही बनूंगा, मैं किसी कोबलर का लड़का हूं तो मुझे कोबलर ही बनना है, मुझे आजादी है कोई भी काम करने, क्लियर है? यह बहुत जरूरी था, क्योंकि आजादी से पहले यह बहुत बुरी स्थिति थी इस पे। आर्टिकल 20, रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ द ऑफेसेस। अगर आप कोई व्यक्ति पकड़ा भी जा रहा है ना, तो जानवर मत बन जाओ उसके साथ। अलग बात है कुछ अपराध नहीं, अति पाप होता है महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, इसके साथ तो मैं कहता हूं नहीं रहे, बल्कि इसमें कुछ कमी ही है। लेकिन आर्टिकल 20 कहता है कि किसी को पकड़ रहे हैं किसी कन्विक्शन में, उसके साथ भी मानवता का परिचय दीजिए, जानवर के जैसा मत बन जाइए। मसलन पुलिस आपको पकड़ेगी तो मार नहीं सकती, याद रखिएगा। पुलिस को आपको ले जाकर हाजत में रखने का अधिकार, लोगों को नहीं मालूम होता, पुलिस पीट देती है, आपको पता होना चाहिए। पर सामने वाला ही गलती क्या होता है, जैसे बाइक में लाइसेंस नहीं है, पुलिस पीट देती है, नहीं पीट सकती आपको, लाइसेंस नहीं है, चलान लगाइए, गाड़ी सीज कर दीजिए, ऑनर को बुला दीजिए। अब जो स्टेट यूपी ने पारित कर दिया कि 25,000 तक का चलान हो जाएगा, गाड़ी सीज हो जाएगी, वो करिए, मार नहीं सकती, पर नहीं पता होता पीट देती है। महिला को शाम के बाद पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकते, महिला को महिला पुलिस ही पकड़ेगी। ऐसे कुछ रूल्स हैं पता, और आपको ले जाकर पुलिस स्टेशन में रखना होगा, 24 घंटे के अंदर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा, वहां से मांगना होगा कि कैसा क्राइम है, जज डिसाइड करेगा कि पुलिस रिमांड मिलेगी कि जुडिशियल रिमांड मिलेगी। अब पुलिस रिमांड और जुडिशियल रिमांड में डिफरेंस होता है। पुलिस रिमांड का मतलब समझ रहे हो, कोई भी क्रिमिनल नहीं चाहता कि पुलिस रिमांड मिले, सब चाहता है कि जुडिशियल रिमांड मिले। जुडिशियल रिमांड में घर का खाना अलाउड हो जाता है, स्पेशल जेल में जाओगे, समझ रहे हो कि नहीं, जेल के अंदर जाओगे, वहां की पुलिस से कोई मतलब नहीं होता उसका। जैसे यहाँ का जो जेल होगा जिले का, जिले की पुलिस से उससे मतलब नहीं, उसके जेलर अलग होते हैं, सिस्टम अलग होता है, वो सीधे जज की निगरानी में होता है। घर के कॉमन ड्रेसेस पहन सकते हो, मिलना जुलने का टाइम होगा, पर यहाँ जब जाओगे तो पूरा पुलिस रहेगा, तुमको कैसे रखेगा, नहीं रखेगा, कब मिलने देगा, पीटेगा, डांटेगा। हालांकि मेडिकल व्यवस्था होती है, लाने से पहले मेडिकल, ले जाने, और वो ऐसे हैं सबकी, जाते के साथ ही हालत खराब, समझ रहे हैं कि नहीं? हर एक कोई व्यक्ति चाहता है कि जुडिशियल रिमांड मिले, पुलिस रिमांड जिसने गलती की है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी,
किसी भी व्यक्ति को ऐसा काम करने देना है कि वो मतलब ऐसे किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के जीवन के प्रति और आजादी के प्रति आप बाध्यता, मतलब मान लो हम आप क्या नौकरी कर रहे हैं, तो मुझसे ऐसा काम नहीं कराना है कि मेरी जिंदगी पे खतरा हो जाए या मेरी आजादी छीन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नेचर होना चाहिए कि मैं स्वतंत्र फील करूं, गुलाम ना फील करूं। समझ रहे हैं मेरी बात? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये इसके तहत सर्व शिक्षा अभियान आपने देखा होगा, हर जगह लगा रहता है। सरकारें कम से कम बेसिक एजुकेशन क्लास 9 तक, देखे ना 10 तक गवर्नमेंट स्कूल चलते हैं कि नहीं चलते हैं? 8 तक तो पक्का चलता है हर जगह पे गवर्नमेंट स्कूल, फीस नहीं ली जाती, वहां फ्री में पढ़ाया जाता है। ये कौन से में? आर्टिकल 21 के ही ए के अंदर है, ठीक है, यानी सेक्शन उसका एक और बना दिया गया है। आर्टिकल 22 क्या कहता है? अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन कंडीशंस, है ना, कि आप किसी व्यक्ति को किस आधार पर जेल में डाल सकते हैं या पकड़ सकते हैं, रख सकते हैं, कैसी कंडीशंस में। जैसे कोई महिला है, कितना भी बड़ा क्राइम की हुई है, नाइट में आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो महिला प्रेग्नेंट है या बीमार है, बुजुर्ग है, हैंडीकैप है, आप किन परिस्थितियों में, लिखा है इसमें, जब वकालत करोगे तो पढ़ना होगा, फिलहाल मैं थोड़ा थोड़ा चीज पढ़ा रहा हूं, है ना। तो आपको किस स्थिति में अरेस्ट नहीं किया जा सकता और किस में किया जा सकता, क्लियर है? आर्टिकल 23(1) क्या कहता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड कन्विक्शन ऑफ द प्रोविजन शैल बी ऑफेंसिव पनिशमेंट इन अकॉर्डिंग विद द लॉ। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको हम कहते हैं, किसी व्यक्ति को पकड़ना, भीख मंगवाना, जबरन उससे कोई काम कराना, मजदूरी ऐसा कराना जिसमें कि उसके मतलब मानवता अनुसार होती हो, ऐसा कोई काम किसी से नहीं कराना है। इसी का सेक्शन 2 क्या कहता है? नथिंग इन द आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इंपोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस एंड इंपोजिंग सच सर्विसेज द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड। देखो ऊपर तो बोल दिया कि कोई काम ऐसा नहीं करने देना है जिससे आजादी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। पब्लिक सर्विसेज के लिए अगर कोई काम है तो कराना है और आपको करना। अब जैसे मान लो लाइफ को खतरा है तो आर्मी वाला कहेगा कि लाइफ को खतरा है, हम नहीं जाएंगे। पर देश की इंटीग्रिटी यूनिटी को लेकर अगर जो है तो उसमें आपको, लेकिन वहां भेजते वक्त ये नहीं सोचना है अच्छा इस जाति वाले को आगे भेज देते हैं, इस धर्म वाले को इधर भेज देते हैं, ये मेरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि ये सब क्लॉज बनाना जरूरी था, नहीं तो कोई भी आदमी, अब पुलिस में भर्ती व्यक्ति कोई जाएगा लड़ने, लाइफ वाला दिया है, ह्यूमन नहीं 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 करा सकते तुम हमसे, बोलेगा भैया उसमें सेक्शन 2 भी है, पढ़ो, कि देश के प्रति होगा तो आपको करना होगा। देखो कितने इंटेलिजेंट थे लोग उस समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे। आर्टिकल 24 क्या कहता है? चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी इन अ फैक्ट्री और माइंस में काम नहीं करना होगा, ठीक है? ऐसी कोई भी जगह जो उसकी जिंदगी या उसकी लाइफ को खतरा पहुंचाता हो। यह आर्टिकल साफ कहता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन एनी हजार्डस इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री और माइंस विदाउट एक्सेप्शन, however the employment of children in the non-hazardous work is allowed। पहले नहीं था, इसको दिया गया कि 14 साल से नीचे है तो वो बच्चा ऐसी किसी भी कंडीशन में नौकरी नहीं कर सकता जहां उसको खतरा, जैसे पटाखे की फैक्ट्री, प्लास्टिक बोतल का, ऐसी कोई भी जगह पे आप कोयले के मतलब माइंस में, पत्थर में, समुद्र के किनारे बालू ढोने में या नदियों के किनारे, ऐसे किसी भी नौकरी में उसको नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसा काम है जहां खतरा नहीं है तो आप एम्प्लॉय कर सकते हैं विद सर्टेन कंडीशन, सर्टेन टाइम, 3 घंटा 4 घंटा, ये नहीं कि 8 घंटा 10 घंटा, क्योंकि उसकी एजुकेशन पहले जरूरी है। इसके पहले ही बोला गया है कि सबसे पहले एजुकेशन, क्लियर है? आर्टिकल 25 क्या कहता है? कहता है कि द फ्रीडम टू प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजन। यही है धर्म वाली बात। मैंने बोला था ना कि धर्म में मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, तो धर्म में देखिए विस्तार से है। क्या विस्तार से है? फ्रीडम है पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी के बेसिस पर, है ना। ऐसा करेगा कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटीज एसोसिएशन किसी भी रिलीजन प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए। आओ मेरे धर्म में शामिल हो जाओ, इतना पैसा दे रहे हैं, नहीं आओगे तुमको मरवा देंगे, ऐसा करो, वो है, या वो धर्म बहुत खराब है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना। क्लियर है? आप अपने धर्म का प्रचार तो कर सकते हैं, पर प्रचार ऐसा ना हो कि वो किसी और की बुराई करके हो। अक्सर प्रचार दूसरे की बुराई करके होता है, पर ऐसा आपको नहीं करना है।
सोशल वेलफेयर रिफॉर्म की चीजें होनी चाहिए, हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन इसके लिए बने हैं। और इसके लिए कैसे पता लगेगा? तो भाई हर एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, वो रिपोर्ट करेगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ है। क्लियर है? आर्टिकल 26 मैनेज करने के लिए क्या राइट है? देखो ध्यान दो, राइट टू फॉर्म एंड मेंटेन द इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंटेंट। आप दान के लिए समाज के नाम से कोई चीज बना सकते हैं, मैटर ऑफ रिलीजन के नाम पे कोई भी काम कर सकते हैं, इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी बना सकते हैं, जैसे मंदिर बना सकते हैं, मंदिर से रिलेटेड कोई गाड़ी वाड़ी है ऐसा कुछ कर सकते हैं। राइट टू एडमिनिस्टर सच एज प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द लॉ, कुछ प्रॉपर्टी भी बन सकती है, उस प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस किसी को दे भी सकते हैं, जैसे पंडित जी लोगों को दिया जाता है, उसके अंदर मठाधीश होते हैं। ऐसा होता है ना कि मठाधीश अगले वाले मठाधीश को मठाधीश बना के जा सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, पर उससे किसी, क्योंकि उससे किसी को नुकसान, जिस दिन उससे किसी को नुकसान होने लगेगा वो भी बंद होगा, है ना। फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर कैन बी नो टैक्सेस the proceed of which are directly used to promotion and maintenance of any particular religious and denominations। बोलते हैं लोग ना कि टैक्स लिया जाता है, रिलीजियस चीजों पर टैक्स नहीं लिया जाता। क्लियर है? बोलिए बच्चों। ओके, आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस। देखो 25 से स्टार्ट है, 28 तक सब रिलीजियस का है। मतलब इसका सिंपल फंडा आप समझ रहे हो। सिंपल में अगर मैं बोलूं आपसे, तो आपको अपने रिलीजियसली चीजों को, बिलीफ को दूसरों तक आकर बताने का है, भाई देखो मेरे भगवान ऐसे, मुझे ये फीलिंग मिलती है, मैं खुश हूं, ये चेंज आया। ये सुपरस्टिशियस चीजें नहीं फैला सकते कि तुमको बीमारी है आओ हम ठीक करा देंगे, धर्म नहीं, ये यहां पर है, ठीक है। कुछ भी ऐसा चीज मैजिकल हो रहा है, वो हो गया है, हाँ तुम्हारी लाइफ में ये बुरा हो रहा है क्योंकि तुम ये वाला रिलीजन अपना रहे हो, ये तुमने किसी रिलीजन को टारगेट कर दिया, तो टारगेट नहीं करना, ऐसा मॉनिटरिंग फायदा नहीं देना। कैसे भी बस सिंपल समझो, अपने रिलीजन का फायदा, अपने रिलीजन की बिलीफ, अपने वैल्यू को अपने लेवल तक रखना है। दूसरों को बताते समय दूसरे के रिलीजन को हाथ होने नहीं देना है किसी भी टर्म से। क्लियर है? बोलिए। अब यहां आ जाता है माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को। माइनॉरिटी समझते हो? हाँ, क्या होता है माइनॉरिटी? माइनॉरिटीज क्या होते हैं? जिसकी भी संख्या कम हो। जैसे अपने यहां पर हिंदू को छोड़कर सब माइनॉरिटी, जो मेजोरिटी वाले माइनॉरिटी है वो मुस्लिम है, बाकी जैन, सिख, यहूदी सब लोग हैं, हमारे यहाँ सब धर्म, बुद्धिज्म सब है, तो वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। तो उनकी रक्षा कैसे हो? आर्टिकल 29 क्या कहता है? दिस प्रोवाइड एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट और राइट टू कंजर्व कल्चर लैंग्वेजेस। किसी भी तरीके की भाषा, किसी भी तरीके की संस्कृति से कोई जीता हो, बेशक वो जंगल में रहने वाला व्यक्ति हो, अपने तरीके का अटार रखा, आप उसका उपहास नहीं उड़ा सकते, उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, उसके साथ बदसलूकी नहीं कर सकते, उसको मना नहीं कर सकते, उसके कल्चर, उसके ट्रेडिशन को जीने का, रखने का और प्रोपेगेट करने का, भाषा को बोलने का पूरा पूरा अधिकार है। क्लियर है? इसका सब सेक्शन क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई एडमिशन इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बहुत बड़ी बात है। मान लो कि किसी ट्राइबल को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा ट्राइबल जीवन नहीं जिएगा, वो अच्छा जीवन जीना चाहता है, तो ऐसे में वो लोग कहेंगे नहीं, तुमको तुम्हारे ही कल्चर को प्रोपेगेट करना अधिकार है, अच्छा जीवन जीने का या चेंज जीवन जीने का। अच्छा क्यों ही कहूं, अच्छा वो भी है, लेकिन उनको लगता है नहीं चेंज हो जाए, मेरा बेटा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने लगे, मिशनरी स्कूल में पढ़ने लगे, पब्लिक स्कूल में पढ़ने लगे, कुछ और करे, तो उसके लिए भी सब सेक्शन 2 कर दिया गया कि उनको किसी भी तरीके से मना। क्लियर है? बिकॉज ऑलरेडी आर्टिकल 16 में यह चीज कह दिया गया है कि एजुकेशन टिल द एज ऑफ 15 इज मैंडेटरी एंड द राइट ऑफ ए सिटीजन। क्लियर है? बोलिए। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन। इन लोगों को भी कहा गया चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट के तहत कि अगर वो चाहें तो अपनी माइनॉरिटी लेवल की संस्थाएं बना सकते हैं। जैसे जैन लोगों की कई संस्थाएं चलती हैं और उसमें रिजर्व सीट्स होते हैं उनके ही लोगों के लिए, जिसमें आप कितना भी कंपटीशन देके जा रहे हो उतना सीट रिजर्व रहेगा, कंपटीशन वाले लोगों के जरिए भी और डायरेक्ट भी। वहां के मैनेजमेंट के लोगों के पास डिस्क्रिशन पावर होता है। जैसे मान लो किसी कॉलेज में जाओगे, अगर वो माइनॉरिटी कॉलेज है तो 100 सीट है तो उसमें से 70 सीट पे एडमिशन होगा, 30 पे नहीं होगा, 20 पे नहीं होगा, 10 पे नहीं, जितना सरकार वहां अलाउड कर दे। समझ रहे हो मेरी बात? अब वो 10 सीट को जो वहां का मैनेजमेंट है वो किसी को भी दे सकता है, किसी को मतलब वो अपने कोटे के लोगों को देते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगला
द स्टेट शैल नॉट व्हेन ग्रांटिंग एनी एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिस्क्रिमिनेट। अब राज्य अगर मान लो फंड देना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि माइनॉरिटी संस्था अपने से लेवल पे उठ रही है तो उनको पैसा भी देना है, जमीन भी देना है, तो सरकार किसी भी तरीके से ऐसा कुछ ना करे कि यार ये तो माइनॉरिटी वाले हैं तो ऐसे ही ये करते हैं, इनको रिजर्वेशन मिलता है, इनको इतना पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ प्रोपगेट हो रहा है, फंडिंग रेज हो रही है, तो सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। क्लियर है? अब आता है कि आर्टिकल 31 क्यों नहीं है। देखो आर्टिकल 31 को हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के द्वारा। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि ये राइट टू, पहले ही मैंने बताया था, प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा था। समझ में आया? पहले इसके बारे में पढ़ाया था पर मैंने बताया नहीं। ये आर्टिकल 31 था 1978 में, इसको किसके जरिए? 300 के जरिए हटा दिया। क्लियर है? बोलिए। इसमें प्रोविजन दे दिया गया सरकार को डेवलपमेंट के लिए जहां जरूरत होगी आपको लैंड देना होगा, बदले में सरकार वहां से कई गुना ज्यादा पैसा देती है। अभी फ्लाईओवर बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, तो लोगों को करोड़ों करोड़ मिला, जमीन का कुछ नहीं मिलता लोगों को। ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट 32 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपको किसी भी तरीके से लगता है कि आपके ये जितने भी राइट्स हैं 14 से लेके 32, 34, 35 तक, अगर किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, स्टेट, गवर्नमेंट पोजीशन, अफसर किसी के द्वारा हनन किए जा रहे हैं तो आपको सीधे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार मिलता है। पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत, या डिपार्टमेंटल जैसा मान लो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया तो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करना पड़ता है, नगर पालिका ने कहा तो नगर पालिका में करना पड़ता है। पर इन मामलों में अगर कोई कुछ कर रहा है तो आप सीधे कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट एंड। क्लियर है सभी लोगों को? दैट्स ऑल। ये इसको आप लोग एक बार फिर से रीड आउट कर लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों? थैंक यू सो मच।